हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को मालूम है, पिछली सीरीज हमारी चल रही है राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य। जो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य की सीरीज चल रही है, ये आपको सभी परीक्षाओं में काम आने वाली है। चाहे आप पंचायत सचिव देखिए, छात्रावास अधीक्षक देखिए, MPPSC देखिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 देखिए, चाहे पटवारी देखिए, मध्य प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होंगी सभी में आपको MPGK काम आने वाला है। क्योंकि MPGK के करीब आप मान के चलिए, अगर 100 नंबर का पेपर है तो 25 से 30% तो MPGK के ही हो जाते हैं। तो MPGK सभी को बहुत आना चाहिए और उसमें सभी मास्टर ही होना चाहिए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न रहेगा, क्योंकि पिछली सीरीज में हमने आपको पढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को SI 901 2008 अवार्ड प्रमाण पत्र मिल चुका है। देखिए, ये ISO प्रमाण पत्र जो होता है, जैसे कि आप खाने पीने की चीज़ों पर लोगो देखते हैं, वो प्रमाणित होती हैं, उसी प्रकार से ये राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रमाण पत्र मिलते हैं। तो देखिए, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान को प्रतिष्ठित ISO 901 2001-2008 अवार्ड प्रमाण पत्र दिया जा चुका है। ये जो है वन विहार देश का ऐसा पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसने ये प्रमाण पत्र प्राप्त किया, और ये देश का भी पहला है और मध्य प्रदेश का भी पहला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो हमने ये आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली है। डायनासोर जीवाश्म राष्ट्रीय पार्क की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इस पर हमने आपको पहले भी बताया था कि ये धार जिले में है और यहाँ पर डायनासोर के अंडों के छिलके रखे हुए हैं। गिर के शेरों को, देखिए गिर जो है ये आपका गुजरात में है, और उसके यहाँ पर बब्बर शेरों या शेरों को रखे जाने के लिए कौन से पार्क का चयन किया गया है मध्य प्रदेश में? तो डी इसका सही आंसर रहेगा। पालमपुर जो है आपका, वहाँ पर रखे जाने का इसको प्रस्ताव बनाया गया, और अब तो उसको रखा भी जा चुका है। तो देखिए, ये हमने आपको पिछले सेशन में भी क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है। मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर में सबसे पहले शामिल किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? कान्हा किसली। तो देखिए, ये पूरे हम आपको अच्छे डीप में भी पढ़ा चुके हैं और अब फटाफट पढ़ाते हुए चले जा रहे हैं। और दूसरी बात, आपको हम ये नीचे लिखा हुआ दिखाते हैं, तो आपको ये स्वयं भी पढ़ते हुए जाना है। आप वीडियो को रोककर इसको पढ़ सकते हैं। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? मंडला जिले में है। और ये 1933 में अभय वन था, 1952 में अभ्यारण्य बना, 1955 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 1953 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में जोड़ा गया। तो आपको ये सभी सन याद रखने होंगे। मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र मतलब होता है एक ऐसी जगह जो रिजर्व होती है और जो विश्व धरोहर सूची में आती है, और ऐसे पेड़ पौधे, वहाँ के जीव जंतु सभी को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया जाता है। तो मध्य प्रदेश में केवल एकमात्र जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र है पचमढ़ी। मध्य प्रदेश के हिल स्टेशन का नाम से विख्यात पचमढ़ी में प्रदेश का जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। हाल ही में प्रदेश के पचमढ़ी को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची की प्राणी संरक्षण सूची में शामिल किया गया। और पचमढ़ी जो है मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। कान्हा क्यों प्रसिद्ध है? तो कान्हा किसके लिए प्रसिद्ध है? राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। इसके बारे में ये चीज़ें हमने आपको पूरी पढ़ा दी, और देखिए कितनी जगह ये प्रश्न आया भी है। अगला प्रश्न है, माधव राष्ट्रीय उद्यान इस राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है। तो कौन से राजस्व विभाग के अंतर्गत आता है? क्योंकि देखिए, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? शिवपुरी में। और शिवपुरी कौन से संभाग में आता है? तो ग्वालियर संभाग में आता है, और ग्वालियर राजस्व विभाग के अंतर्गत भी आता है। तो आपको ये दोनों चीज़ें याद रखना होंगी। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान
कहाँ पर स्थित है? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? उमरिया जिले में स्थित है। फॉसिल जीवाश्म पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ बनाया गया है? तो ये इसका राइट आंसर हमने आपको पहले भी बताया है, मंडला में। तो ये जीवाश्म पार्क है। देखिए, उद्यान की बात नहीं चल रही है यहाँ पर। उद्यान तो हमने क्या बताया है? धार बताया है। लेकिन यहाँ पर पार्क की बात चल रही है। तो पार्क कहाँ पर बनाया गया है? ये आपका डिंडोरी जिले में बनाया गया है। और ये अब क्या है इसमें, लेकिन ऑप्शन मंडला दिया है। मंडला आपको नहीं टिक करना है, ये डिंडोरी जिले में बनाया गया है। चूंकि देखिए, पहले डिंडोरी क्या था? मंडला जिले में आता होगा, इसीलिए इस आधार पर ये प्रश्न लिखा गया होगा ऐसे। कान्हा किसली में क्या है तथा वह किस जिले में आता है? तो कान्हा किसली एक राष्ट्रीय उद्यान है जो आपका मंडला में आता है। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य में बब्बर शेर के लिए तैयार किया जा रहा? अभी हमने पढ़ा थोड़ी देर पहले ही, सी इसका राइट आंसर रहेगा पालमपुर। सतपुड़ा राष्ट्रीय जीव उद्यान किस जिले में है? तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है आपका? होशंगाबाद। मध्य प्रदेश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जहाँ पर, जिसे सर्प राष्ट्रीय उद्यान या सरीसृप राष्ट्रीय उद्यान भी या रेटिकल्स राष्ट्रीय उद्यान भी कहा जाता है? 3-4 नाम हमने आपको सभी बता दिए, तो इस टाइप से पूछा जा सकता है। पहला तो रेटिकल्स राष्ट्रीय उद्यान, दूसरा सरीसृप राष्ट्रीय उद्यान, क्योंकि रेटिकल्स जो होता है उसको हिंदी में बोला जाता है सरीसृप, और तीसरा है सर्प राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आपको क्या बताना है? भोपाल का वन विहार। मध्य प्रदेश के किस आरक्षित क्षेत्र में गोंडवाना को सुरक्षित रखा गया है? तो किस में रखा गया है? इसका राइट आंसर सा आएगा। आ और बा दोनों विकल्प सही हैं। गोंडवाना मतलब है आपका जो सोन चिड़िया है, यानी उसका एक हिंदी नाम है, जो हिंदी नाम बोला जाता है उसको बोला जाता है। तो आप इसका घाटी गांव अभ्यारण्य और कुरर दोनों लगाना है, लेकिन अभी केवल इसका बा विकल्प सही रहेगा, आ विकल्प हटा दिया गया क्योंकि अब यहाँ पर सोन चिड़िया नहीं आती है। पहले क्या होता था, साल में जो मतलब पक्षी आते हैं प्रवास के लिए उस समय आया करते थे। अब लेकिन जो घाटी गांव हैं, घाटी गांव अभ्यारण्य ग्वालियर में, अब वहाँ पर नहीं आते हैं, लेकिन अभी भी किताबों में यही नाम चल रहा है। तो आपको याद भी रखना होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर सेकंड ऑप्शन नहीं आता और घाटी गांव दिया हुआ है तो आप सोचेंगे ये तो है ही नहीं, तो आपको ऑप्शन तो टिक कर घाटी गांव ही करना पड़ेगा। क्योंकि बाद में क्या होता है, आप देखेंगे कि ईएसबी या विभाग कोई भी होता है वो उसको सही मान लेता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में निम्न में से किस जिले में आता है? तो संजय राष्ट्रीय उद्यान जो है सीधी जिले में आता है। और जो आप देखेंगे सीधी जिले सौर ऊर्जा में सबसे फर्स्ट पर है, इसे ऊर्जा की राजधानी भी बोला जाता है। संजय राष्ट्रीय उद्यान अविभाजित मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान था। तो देखिए, जब छत्तीसगढ़ था तब अगर मान लीजिए संयुक्त पूछा जाए कि सन के हिसाब से पूछा है 2001 से पहले मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो आपको कौन सा बताना है? संजय राष्ट्रीय उद्यान बताना है। लेकिन छत्तीसगढ़ के विभाजन के बाद इसका कुछ हिस्सा छत्तीसगढ़ में चला गया और शेष हिस्सा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में आता है। तो इसीलिए इसको अब ये छोटा हो चुका है और इसे प्रोजेक्ट टाइगर में 2008 में शामिल किया गया और 1981 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। ये भी आपको सभी चीज़ें याद रखना होंगी। मध्य प्रदेश में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो मध्य प्रदेश में टोटल 11 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान के नाम को बोला जाता है? यानी पहले इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम हुआ करता था, अब उसको पेंच राष्ट्रीय उद्यान बोला जाता है। तो ये आप समझ गए होंगे, पेंच की बात चल रही है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान की। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी और 1992-93 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर में भी जोड़ा गया। और बाकी यहाँ पर बहुत सारे जीव और भी पाए जाते हैं, ये आप देख सकते हैं।
संख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में आती है? तो सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि संख्य सागर का महत्व क्यों है। देखिए, संख्य सागर जो झील है इसको जो मध्य प्रदेश की रामसर साइड, यानी कि जो मध्य प्रदेश की नहीं, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पर यानी विश्व लेवल पर होती है, रामसर साइड घोषित किया गया है। अब देखिए, उसमें अगर आपसे ये पूछा जाए कि मध्य प्रदेश की ऐसी कौन सी झीलें हैं जिनको रामसर साइड में घोषित किया गया, तो आपको बताना है केवल 4। तो 4 इसमें से कौन सी? एक संख्य सागर, एक यशवंत सागर, और एक इंदौर की है कौन सी, एक भोजपाल जो भोपाल की है, और एक और याद नहीं आ रही है। वो 4 हैं, आपको याद रखना होंगी वो 4। लेकिन मैं ऑप्शन देखती हूँ तो मुझे तो याद आ जाएगा, आप लोगों को भी याद रखना होगा इसी तरह से। तो देखिए, संख्य सागर जो झील है वो माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जो रामसर साइड क्या होती है। जो या तो ऐसी झील होनी चाहिए जिसमें वर्ष में कम से कम 5 से 6 फीट पानी रहना चाहिए उस झील में, या फिर दलदली ज़मीन रहना चाहिए, जिससे जो प्रवासी पक्षी आए, जैसे जो विदेशों से आते हैं या अपने ही देश से किसी कोने से उड़कर वहाँ पर आते हैं, कुछ दिनों के लिए प्रवास करते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उन प्रवासी पक्षियों को भोजन और पानी और रहने के लिए कंफर्टेबल जगह मिले, तो उसको रामसर साइड घोषित किया गया। तो ऐसी जगह मध्य प्रदेश में 4 ही चुनी गई हैं। प्रथम जीवित सफ़ेद बाघ किस जंगल से पकड़ा गया था? तो इसके बारे में हमने आपको एक कहानी भी बताई थी पिछले वीडियो में। रीवा के राजा मार्तंड ने उसको पकड़ा था, और आज़ादी से पहले पकड़ा था। बाद में उन्होंने जो रीवा स्टेट बना तो उन्होंने भारत सरकार को वो सफ़ेद शेर सौंप दिया, और उसका नाम था मोहन। उस शेर का क्या नाम था? उस सफ़ेद शेर का नाम मोहन था। और उसकी ही संतान पूरे जो विश्व में है, सफ़ेद बाघों की संतान उसी शेर की है, क्योंकि विदेशों में भी सफ़ेद शेर नहीं पाया जाता था। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफ़ेद बाघों के लिए जाना जाता है? तो ये आपका रीवा बघेलखंड क्षेत्र के अंतर्गत आता है, ये आपको जानना चाहिए। ये आपका देखिए MPPSC प्री 2014 में भी पूछा गया था। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहाँ पर खोला गया? तो देखिए, मध्य प्रदेश का पहला जागरूकता केंद्र कहाँ पर खोला गया है? राला मंडल इंदौर में खोला गया है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो वन्य जीव हैं उनके साथ आम इंसानों का कैसा व्यवहार होना चाहिए उसके लिए, और दूसरी बात अगर हम वन में जा रहे हैं तो हमारा किस प्रकार का इससे नेचर होना चाहिए और किस प्रकार के कपड़े होना चाहिए ताकि जंगली जीव भड़के नहीं, तो उस पर जानकारी दी जाती है। और जो पर्यटक हैं उनको वन्य जीवों से जोड़ने के लिए ये केंद्र स्थापित किया गया है। इस अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में की गई, जिसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। अभ्यारण्य के अंदर पहाड़ी के ऊपर सन 1905 में होलकर वंश ने शिकार कोठी का निर्माण किया। अब इसे सूचना केंद्र बनाया गया। जीवाश्म अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। तो जीवाश्म अवशेषों के लिए क्या प्रसिद्ध है? आपका इसका राइट आंसर रहेगा। ये डिंडोरी जिले के घंगुआ में है, और यहाँ पर जीवाश्म के अवशेष मिलते हैं। ये 0 हमने कहा था ना आपको कि जो जगह है डिंडोरी जिले में फॉसिल, और उसमें भी इसको उसमें एक बेसिक और जगह है, उसमें इसको बताया गया है जो आधे एकड़ से भी कम वर्ग में है। मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? राला मंडल। ये हमने आपको पहले भी बताया है। मध्य प्रदेश में कितने अभ्यारण्य हैं? तो मध्य प्रदेश में 24 अभ्यारण्य हैं, जिसमें 10 नए प्रस्तावित अभ्यारण्य हैं। तो यहाँ पर आप इसको 24 तो दिया नहीं है, 25 आप टिक कर सकते हैं। ओरछा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ओरछा कहाँ पर आएगा? टीकमगढ़। वन विहार राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है?
तो वन विहार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। नौरादही मध्य प्रदेश का क्या है? सबसे बड़ा वन्य जीव अभयारण्य है। ये आपको याद रखना होगा। इसकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल ये दिया हुआ है, ये आपको याद रखना होगा। और सबसे छोटा क्या है? इंदौर का राला मंडल है, और इसमें रहने वाले जीव जंतुओं को भी याद रखना पड़ेगा। टाइगर राज्य किसे घोषित किया गया है? तो मध्य प्रदेश को टाइगर राज्य घोषित किया गया है, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक बाघों की संख्या है, इसलिए इसको टाइगर स्टेट, हृदय प्रदेश, सोया स्टेट और भी नामों से जाना जाता है। सूर्य अस्त पॉइंट बामनी दरार के रूप में जाना जाता है। यह किस राष्ट्रीय पार्क का एक प्रमुख आकर्षण का केंद्र है? तो इसका राइट आंसर रहेगा कान्हा राष्ट्रीय उद्यान का है। यहाँ पर खूबसूरत पहाड़ियों के बीच में सूर्य अस्त को देखा जाता है और पर्यटक इसका फोटो खींचकर आनंद का अनुभव करते हैं। किस जिले में अचानक मार अभयारण्य है? तो देखिए यहाँ पर अचानक मार से एक वर्ग 3 में भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो देखिए यहाँ पर 3 याद तो अभी मुझे आ नहीं रहा है, लेकिन अचानक मार, एक पन्ना और एक पचमढ़ी, शायद ऐसे करके कुछ क्वेश्चन है आता है। लेकिन किस जिले में अचानक मार अभयारण्य है? तो अनूपपुर जिले में ये अभयारण्य है। शायद ये क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से अभयारण्य हैं जिन्हें यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया? तो 3 अभयारण्य हैं, एक अचानक मार और एक पन्ना अभयारण्य, एक पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, एक पन्ना अभयारण्य है, एक बात आप याद रखिएगा, और एक है पचमढ़ी। तो ये तीनों को रखा गया है। और एक इससे जुड़ा हुआ अलग क्वेश्चन भी है, वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो भी हम आपको बता देंगे जैसे ही याद आएगा। चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभयारण्य के पास स्थित है? तो चतुर्भुज नाथ मंदिर किस अभयारण्य के पास स्थित है? गांधी सागर के पास। मध्य प्रदेश में चीतों के पुनः परिचित कराने हेतु संभावित स्थान कौन सा है? तो कौन सा है पुनः परिचित करवाने के लिए? नौरादही सागर में जो चीतों को क्या है पुनः स्थापित किया जा रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चीतों की संख्या घट गई है, तो चीतों को बढ़ावा देने के लिए ये किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभयारण्यों में से किसमें कोई रोक श्रेय नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? नरसिंहगढ़ में कोई भी आप देखेंगे अभयारण्य में कोई भी किला या कोई महल या कोई बावड़ी नहीं बनी हुई है, बाकी सभी में बनी हुई है। निम्न कौन सा ऐसा अभयारण्य उमरिया में स्थित है? तो उमरिया में कौन सा अभयारण्य स्थित है? बांधवगढ़ अभयारण्य। तो देखिए जितने भी ये राष्ट्रीय उद्यान हैं वहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान भी हैं और अभयारण्य भी हैं, तो याद रखिए। पेंच राष्ट्रीय उद्यान के किस राज्य में स्थित है? तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान के बारे में हमने काफ़ी पढ़ा दिया है, तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? तो व्हाइट टाइगर क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? बांधवगढ़। शेरों की पुनः परिचित योजना अभयारण्य क्या है? तो ये कहाँ पर शेरों को पुनः परिचित करवाने के लिए या पुनः से स्थापित करने के लिए कौन सा अभयारण्य चुना गया है? कोनू पालमपुर चुना गया है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो कौन सा आता है? संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप किस टॉपिक पर और पढ़ना चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। और साथ में आपको हमारे साथ जुड़ना कैसे लगता है और बुक कैसी लगती है ये भी आप इस कमेंट माध्यम से बता सकते हैं। तो थैंक यू।